नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। देश समेत प्रदेश में भी 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है, जिसे लेकर सभी दलों ने कमर भी कस ली है। एक तरफ जहां करनाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिले को सौगात के साथ साथ चुनावी शंखनाद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस विधायक दलों की बैठक ने प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ा दिया। ऊपर से महज कुछ ही दिनों में प्रदेश का बजट भी पेश होने वाला है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस की बैठकों को और भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शामिल होना था, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से वो बैठक में नहीं पहुंच सके। सरकार बजट से जनता को साधने की कोशिश कर रही है। 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। विपक्ष भी अब सदन में सरकार को घेरने की मूड में है। अब देखना यह होगा कि इन बैठकों, रैलियों और सौगातों से क्या सत्ता का रास्ता निकल पाता है, क्योंकि पार्टियां भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन होगा वही जो जनता तय करेगी। दो 2024 बेहद खास होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा का भी विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि ये साल भी मौजूदा सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस साल भी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 2024 क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होगा। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल पहुंचे, कई सौगातें दी। उनके साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद दिखे और गृह मंत्री अनिल विज भी उनके साथ मौजूद दिखे हैं। कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रदेशवासियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी आज बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने वाले थे, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से शामिल नहीं हो सके। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैठकों का दौर कुल मिलाकर यहां ये कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। इन लोगों की तरफ से भी 24 फरवरी से पदयात्रा निकाली जाएगी। 7 महीने तक ये पदयात्रा चलने वाली है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से लगातार देखा ही जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब बीजेपी ने भी अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज जो दौरा करनाल का किया अमित शाह ने, वो काफी अहम है, क्योंकि कई करोड़ की परियोजनाओं का प्रदेशवासियों को सौगात दिया गया है। राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बता दें कि 2024 बेहद खास है और इसी वजह से शायद 2023 में ही रैलियां और घोषणाओं का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष पहले से ही सदन में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति भी बना रहा है और रणनीति की तैयारियां भी की जा रही है। 2024 में कौन किस पर भारी होगा, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी से लेकर मौजूदा सरकार चुनावी अखाड़े में कूद चुकी है और एक के बाद एक रैली से लेकर परियोजनाओं और सौगातों का दौर शुरू हो गया है। ये साल बीजेपी के लिए काफी खास भी है और तमाम पार्टियों के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। लेकिन इससे ज्यादा आपको बता दें कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा से लेकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव, इसकी तैयारी 2023 में ही शुरू हो चुकी है। शायद यही वजह है कि फरवरी महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करनाल पहुंचे और यहां उन्होंने कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को दी। उनके साथ अनिल विज, सीएम मनोहर लाल भी मौजूद दिखे और साथ ही कई बातों का भी अमित शाह ने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। कई बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं।
हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर 2023 से ही शुरू हो चुका है। भारत सरकार एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाएगी जो सभी कृषि उत्पाद और सभी हस्तकला के कारीगरों की उत्पादों को विश्व के बाजार में भेजने का काम करेगी। उस वक्त मैंने एक अपील की थी कि राज्यों ने भी अपने ऐसे एक्सपोर्ट हाउस बनाने चाहिए और वो एक्सपोर्ट हाउस भारत सरकार के एक्सपोर्ट हाउस के मेंबर बनने चाहिए। मुझे आनंद है इस बात का कि अभी हमारे एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, मगर मनोहर लाल जी ने बड़े मॉल के अंदर इसके काम को चालू कर बहुत अच्छी शुरुआत की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इस पर अब हम चर्चा भी करेंगे, बस कुछ ही समय में। आपको बता दें कि 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यही वजह है कि आज करनाल में अमित शाह खुद पहुंचे, उनके साथ सीएम मनोहर लाल भी दिखे और साथ में गृह मंत्री अनिल विज भी दिखे। कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रदेशवासियों को दी गई है। 2024 बेहद खास है क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। और मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। गहलावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ कृष्ण कुटेल, इनेलो प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कुटेल साहब। और बलविंद्र सिंह, ये आप प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। जी सिंह साहब, आपका भी स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत करूंगी। गहलावत जी, मैं आपसे आपके पास ही आऊंगे। सबसे पहले, आज जो प्रदेशवासियों को सौगात दी गई, ऐसा नहीं लग रहा कि शायद 2024 की तैयारी 2023 में ही हम सभी देख रहे हैं? देखिए सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पर्व की तरह लेती है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद का हो। छोटे चुनाव को भी बड़े चुनाव की तरह से लेती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय 24 घंटे 12 महीने लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके बीच में जाते हैं। हमारे कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। हम 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं। आज माननीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, वो हरियाणा के दौरे पर आए। उन्होंने करनाल के मधुबन में सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई सारी सहकारी की जो परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने करनाल में लोकसभा के जो हमारे क्या बूथ पालक थे उनकी मीटिंग ली लोकसभा के। और उस दोपहर के बाद सोनीपत में 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास उन्होंने बूथ पालकों की मीटिंग ली। देखिए, वैसे तो हमारी पार्टी, माननीय हमारे जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं हरियाणा में पार्टी के प्रधान हैं, उनकी लीडरशिप में हमेशा हर प्रोग्राम के लिए, हर कार्यक्रम के लिए तैयार रहती है, चाहे वो कैसा भी प्रोग्राम हो, राजनीतिक प्रोग्राम हो, चुनावी प्रोग्राम हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, सब में हमारे तत्पर रहती है। लेकिन आज जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जैसे आए और सभा को, हमारे जो वर्कर थे, हमारे जो बूथ पालक थे, उनको संबोधित किया, तो जो जोश था हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पालकों में, वो दुगना हो गया। देखिए, मैं तो कहता हूँ चुनाव में 10 की 10 सीटें हम पिछली बार भी जीते थे और कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लोगों की जमानत जब्त होने पे रह गई थी।
जैसे मैं सोनीपत की बात करूं, वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा 2.25 लाख के करीब वोटों से हारे थे, लेकिन उनकी कुछ वोटों से जमानतें बच गई थी। अब की बार जो माहौल लग रहा है और जो हमारी पार्टी के लोगों में उत्साह है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसके देखते हुए ये लग रहा है कि जो 1-2 सीटों पर जमानतें बच गई थी, वहां भी जमानतें जब्त होगी और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बहुत अधिक बढ़ेगा और सारे की 10 की 10 सीटें, और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमारी पार्टी बहुत अच्छे से जीत दर्ज करेगी और दूसरी पार्टी के नेता और उनके जो वो कैंडिडेट है वो कहीं नजर नहीं आएंगे। इक्का दुक्का हो सकता है कहीं चुनाव में जमानत बचा लें, नहीं तो पूरी तरह से जमानतें जब्त होने का काम करेंगे। ठीक है बलविंद्र जी, बीजेपी की तैयारियां देख ही रहे हैं, अभी सरकार में भी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम चीजें, आप लोग कहाँ हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं? ऐसे है कि लगता है हमारे प्रवक्ता जी ने मोदी साहब की झूठी चाय पी ली है, तभी इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही हैं। आप ठीक है अच्छी स्पीच दे रहे हो, लेकिन आप किस मुद्दे पे जनता के सामने जाओगे? सारी दुनिया को तो आपने लाइन पे लगा रखा। प्लीज कोई बात नहीं, आपको बोलने का मौका देंगे। ऐसे सारी दुनिया को तो आपने लाइन में लगा रखा है। जैसे कोई खेत में मजदूर जाता है तो उनसे पूछा जाता है ना कि आप 15 दिन मजदूरी क्यों कर पाते हो? कहते जी 15 दिन तो हम लाइनों पे लगे रहते हैं। सारा दिन तो इस काम पे लगाया है। आप अगर ऐसा माहौल आपने पैदा कर दिया है, जो आप नीतियां बनाते हो उसमें छालनी से भी ज्यादा सुराख होते हैं। अगर वो अपने खाते में कोई 10,000 रुपया जमा करवा लेता है तो आप कहते हो कि ये अमीर हो गया है, सारी सुविधाएं काट लेते हो। अगर किसी वजह से खाते में पैसा जमा नहीं हो पाता है तो वो कहते, बैंक वाले कहते हैं कि बैलेंस की कमी में अगर किसी वजह से कभी बैलेंस आ जाता है तो उसका सारा काट लिया जाता है। कहते हैं 3 महीने आपके खाते में पैसे ही नहीं थे। आज प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोग तड़प रहे हैं, फैमिली आईडी को लेकर लोग मतलब जो समस्याएं आप गिनवा रहे हैं कुल मिलाकर, अगर आप लोग आएंगे तो जनता बहुत खुश हो जाएगी और सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, समाधान कर देंगे, है ना? निवारण होगा जी, दिल्ली में करके दिखाया निवारण। ऐसे भी 3 बार लोगों ने मौका दिया है और उसके बाद 3 बार मौका देने के बाद ऐसे तो हरियाणा में भी नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनी ना मने, मान लीजिए चाहे अलायंस में ही है लेकिन बीजेपी तो है। लोगों को कहीं ना कहीं उनका काम अच्छा लगा होगा, जब भी तो दूसरी बार सत्ता में आए। हाँ, दूसरी बार जो ये सत्ता में नहीं आए थे वो हमारे जो इनालो पार्टी के साथ परिवार के साथ गद्दारी करके जिन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी को जमुना पार करने का उन्होंने कह के वोट लिया था, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, वो निजी स्वार्थों के कारण इनके साथ मिल गए और इनकी सत्ता आ गई। कोई सत्ता इनकी आई नहीं है और विधायक को अपने पक्ष में तरीके से करते हैं ये सारी दुनिया जानती है। ये तो इतने महारथी हैं, अगर कोई मान लो इनकी किसान इनसे हक मांगता था तो ये कहते थे कि ये आतंकवादी हैं। अगर कोई बेटी जिसके साथ, ठीक है बलविंद्र जी, इन सवालों का मैं जवाब ले लेती हूँ, पहले जवाब ले लूंगी, लेकिन और भी मेहमान है हमारे साथ। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आती हूँ। तैयारियों के बारे में बताएं, आप देखे नहीं मौजूदा सरकार किस तरीके की तैयारियों में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं दावा करती है कि फिर से हम ही सरकार बनाएंगे, आप लोगों की तैयारी? सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो खिसकी हुई है और अपनी जमीन को बचाने के लिए ये अब जनता के बीच में आकर के तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो है ये सत्ता को जो है कि अपने हाथ के अंदर फिर लेना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता जो है कि अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो है वो अवगत हो चुकी है। क्योंकि इन्होंने जो वायदे जनता से किए, इन्होंने एक भी वायदा जो है कि वो जनता का पूरा नहीं किया है और उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो विफल है। और साथ में जो है कि यहाँ पर जो अभी गहलोत साहब जी जो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि बहुत अच्छे काम जो है कि जनता के बीच के अंदर लेकर के आई है, तो मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा कि आपने कितने युवाओं को जो है कि रोजगार देने का काम किया कि इसके ऊपर आप श्वेत पत्र जारी करें पहले। दूसरा जो है कि मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा
कि आपने पिछले बजट के अंदर कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, तो आपने कितने किसानों की आय दुगुनी करने का जो है कि वो काम किया है? साथ में जो है कि आप रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं और 11 लाख करोड़ रुपए का जो लोन जो है कि आप एक विशेष व्यक्ति को देने का काम करते हैं। साथ में जो है 34,000 करोड़ का लोन जो है कि माफ करने का काम आप लोग करते हैं और 27 करोड़ रुपए चंदा लेने का काम उसी व्यक्ति से आप लोग करते हैं। तो ये सरकार आपकी है, सरकार जो है कि वो जानती है। और अमित शाह आज करनाल के अंदर आए हैं, तो लेकिन जो है कि अमित शाह का दौरा जो है ये एक चुनावी दौरा था और जो है कि ये चाहते हैं कि भी दोबारा फिर सत्ता हम लोगों के हाथ के अंदर आए, क्योंकि ये जनता के समक्ष जो है कि झूठे वायदे करके जो है और सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेकर इन सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान है फोन लाइन पे, राहुल गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राहुल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, नमस्ते जी। राहुल जी, बीजेपी प्रवक्ता को अगर आपने सुना होगा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आप लोगों की तो जमानत ही जब्त हो चुकी है, क्या तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? मैम, बीजेपी आज के टाइम में धरातल पे कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। जी राहुल जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है साहब। आवाज आ रही है मैम मेरी आपको? हाँ आ रही है। हेलो जी जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। धरातल में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। आज ये हमेशा ने झूठ बोला है, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किनके साथ इन्होंने सही किया है। व्यापारियों में देखें तो व्यापार का इन्होंने सारा भट्टा गौन कर दिया हरियाणा के अंदर। उसके बाद यासी कंपनी, लेटेस्ट में आप देखोगे यासी कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इनका टेंडर 18 करोड़ 11 लाख रुपए में हुआ था और इन्होंने 57 करोड़ की इसकी पेमेंट कर दी है यासी कंपनी को। और अभी तक इनके अंदर 75% टूटियां पाई गई है जो इनकी सर्वे रिपोर्ट में आई है। और जबकि कानून होता है 20% कभी भी टूटियां मिले तो उसको रद्द करना पड़ता है। जो टेंडर दिया गया होता है उसको रद्द किया होता है। इसके मेयरों ने इसकी अगेंस्ट शिकायत दे रखी है, उसके बाद ये पेमेंट दे रहे हैं। रजिस्ट्री घोटाला इसके सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर हो रहा है। दारू घोटाला इस सरकार के अंदर। ऐसा एक घोटाला बता दो जो इस सरकार के अंदर ना आया हो। हेलो, आप लोग भी तो लंबे समय तक थे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की सरकार ही नहीं बनी थी और आप लोगों को जनता ने मौका ही नहीं दिया। नहीं, हमें मौका दिया तो काम किया ना। तो जब आप लोगों ने काम कर दिया तो फिर बीजेपी क्यों? देखो, कुछ हमने काम किया, 10 साल हमने काम किया, जनता को कुछ काम में हमारी कमी लगी हुई, जब इनको दिया, चार्ज दिया था इनको 2014 में। 2019 में इनको चार्ज थोड़ी मिला था। ये तो धक्के पे वहां पे जाके बैठ के हैं। दूषण चौटाला जी हमेशा बोलते थे कि भाई ये इनको बीजेपी वालों को पार लगा देंगे, इनके इतना खुला इनके खिलाफ बोलते थे। और जब सरकार बनती दिखी इनकी गोदी में जाके बैठ गए। तो उनको भी ये करना चाहिए था ना कि जब जनता ने इनको निकारा है, बीजेपी वालों को निकारा है, तो उनको एक्सेप्ट करते ना उस चीज को। कांग्रेस ने 10 साल में काम किए हैं। व्यापारियों के 179 आइटम्स के ऊपर टैक्स कम किए हैं, माफ भी किए हैं। और बहुत आइटम ऐसी थी जो टैक्स फ्री जो नहीं थी उसको टैक्स फ्री किया गया है। इस सरकार ने जीएसटी लगा रखा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी अपने भारत देश के अंदर है। सबसे ज्यादा स्लैब भारत देश के अंदर है जीएसटी। सवाल ठीक है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है, ठीक है राहुल साहब जवाब ले लेते हैं। और भी इन लोगों के प्रवक्ता ने भी सवाल किया था, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी सवाल कर चुके हैं। गहलावत साहब, सारे सवाल आप सुन ही चुके हैं, जवाब दे दीजिए सर। मैं सबसे पहले तो जो मेरे कांग्रेस के साथी है मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए, हमारी अनियमितताओं के बारे में बात की। ये वो भूल गए कि जिस नेता को ये हरियाणा में आगे करके चल रहे हैं 2005 से जिसको नेतृत्व दिया हुआ है, उनके खिलाफ 6 केसों में वो जमानत पर है। और 6 केस वो किसी सरकार ने नहीं उनके खिलाफ कर रखे। जो लोग इफेक्टिव हुए, जिन किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया, अपने नाम अपने आदमियों के नोटिस देके अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा लिए और जो कौड़ियों के भाव लेके और करोड़ों के भाव में बेचने का काम किया, वो लोग अदालत में गए हुए। इन्होंने नेशनल हट के उसको जो जमीन देने की बात हुई, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का बात हुई, उसमें केस है। और मैं यही कहता हूं कि 13 जो इनकी लिस्ट थी, जो खर्ची पर्ची दे करके और भाई भतीजावाद, अक्षेत्रवाद के आधार पर नौकरियां लगाने का काम किया था,
वो 13 लिस्ट इनकी कैंसिल हो गई। और जो 14वीं लिस्ट है, जो इंस्पेक्टर भर्ती है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध डिक्लेयर कर दिया और उस पर इंक्वायरी चल रही है। 9 आदमी जो जनरल के लगे थे वो 9 के 9 इनके रिश्तेदार थे। ये इनकी तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो काम कांग्रेस ने किए वो पार्टी हमारी नहीं कर सकती। हम किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते, उनकी जमीन हड़पने का काम नहीं कर सकते, सीएलयू जबरदस्ती करा के करोड़ों रुपए रखने का काम हमारी सरकार नहीं कर सकती। देखिए, जो कांग्रेस ने काम किया उनको मुबारक हो, ताकि उनकी जो 67 सीटें आई थी उन पे वो 15 पे पहुंच गए। और पिछले लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 में सिर्फ 7-8 पर तो उनकी जमानत जब्त हुई थी, हार गए थे सारी की सारी सीटें। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के साथी की बात करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने कितनी झूठ बोलकर, देखिए मैं भी अन्ना हजारे का सपोर्टर रहा और अन्ना हजारे की मेरे 92 में मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने कितने ये लंबे लंबे हाथ करके, केजरीवाल कितने वो वादे करता था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर राजनीति में आ गए, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फिर वो ले लिए। फिर ये पॉलिसी की बात करते। इन्होंने दिल्ली में पॉलिसी बनाई, एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री, और जो 25 साल शराब पीने वालों की उम्र थी उसको घटा के 21 कर दिया, और जो शाम को ठेके बंद होने थे वो सारी रात खोलने की इन्होंने स्कीम कर दी। और उसमें मोटा चंदा लिया, जो इन्होंने टैक्स माफ किया, उसमें जो घपला हुआ, और जब इनको ये लगा कि ये पकड़ में आ जाएंगे तो उन्होंने उस पॉलिसी को वापस ले लिया। हम देखिए आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, और इनका एक मंत्री तो पंजाब में और एक मंत्री दिल्ली में जेल में है। ये किस तरह का ड्रामा करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, और ना ही इनकी बताई हुई पॉलिसी हम लागू कर सकते हैं। मैं तीसरी बात, मेरे साथी जो इनेलो के प्रवक्ता ने जो बड़ी बड़ी बातें की, पहली बात तो देखिए इनकी दोनों की 1% से कम वोट है। इनका हरियाणा में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल किया तो जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। इनके राज्य में क्या क्या हुआ था, इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा। जेबे की भर्ती इनके राज्य में हुई थी, क्या सब लोग जानते हैं, और उसका रिजल्ट क्या रहा था ये भी सब लोग जानते हैं कि 10 साल की सजा काट कर आए। फिर आय से अधिक संपत्ति में क्या हुआ ये भी सब लोग जानते हैं। देखिए, जिसका अपना घर शीशे का हो उसको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इनको आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता ने क्यों इनको उखाड़ के फेंक दिया, क्यों इनकी एक ही सीट आई, और क्यों 1% से कम वोट आम आदमी पार्टी की आई, और क्यों कांग्रेस की सारी सीटों पर जमानत जब्त होने का काम हुआ। तो ये सारा इनको आत्ममंथन करना चाहिए, दूसरों पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, और ना ही बीजेपी आरोप लगाने से इनकी कोई वोट। ठीक है गहलावत साहब, समय थोड़ा कम है सर, मुझे दोनों मेहमानों के पास भी आना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बलविंद्र जी आपके पास आऊंगी, समय थोड़ा कम लीजिएगा सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जेल की बात करते हैं, पंजाब में जो मंत्री जेल में गए हैं उन्होंने छोटी सी कमी करी थी तो हमारी सरकार ने उनको अंदर डाल दिया। अब रही बात बीजेपी की, अभी आप बीच में बोलते बहुत हो जी गहलावत साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं उम्र के लिहाज से, लेकिन आपसे ज्यादा बोल सकते हैं, हम बीच में टोक सकते हैं। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो अंदर डाल दिए, अब इनको कोई अंदर डालने वाला ही नहीं है। ईडी पे इनका पूरा कब्जा चल रहा है, सीबीआई पे इनका कब्जा चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि देश में 10 साल में इनके किसी मंत्री ने कोई घोटाला ही नहीं करा, 10 साल में कोई मंत्री ने कोई बुरा काम ही नहीं करा, दुनिया जहान के बुरे काम किए। ये क्या करते हैं, संदीप जी पे, संदीप जो मंत्री है उस पे आरोप एक बेटी लगाती है, जो हमारी खिलाड़ी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या बहाना बनाया, उसके करैक्टर पे सवाल उठा दिया। जब किसान इनसे हक मांगते हैं तो उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। जब जनता के चुने हुए सरपंच जब अपना हक मांगते हैं तो उनको ये भ्रष्टाचारी घोषित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप ईमानदार रहते हो सरपंचों के नाम पे? बलविंद्र जी, समय नहीं है ज्यादा, एक मेहमान और है, उनके पास भी चलना है मुझे। कृष्ण कुटेल जी। सुरभि जी, अभी गहलावत साहब बोल रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो वोट बैंक है उसका परसेंटेज जो है कि बहुत कम है, लेकिन मैं गहलावत साहब से पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बदौलत ही है,
अगर ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आप मिलकर के जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर के आप चुनाव ना लड़ते तो आप लोग यहाँ तक ना पहुंचते। आज आपको शुक्र गुजार होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि आपने कहा कि जेपीटी घोटाला के अंदर जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी जो है कि वो जेल काट रहे हैं। तो लेकिन आपका ये बोलना निहायत गलत है। लेकिन जिसके अंदर अजय चौटाला जी हैं वो जेजेपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन आप उसी के साथ मिलकर के जो है कि सरकार चला रहे हैं। लेकिन आप यहाँ बैठ करके लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। आप पहले अपने अंदर झांक करके देखें कि आप जो है कि करोड़ों रुपए के लोन दे करके जो है कि एक विशेष व्यक्ति को जो है कि बढ़ाने का काम करते हैं और एक विशेष व्यक्ति का लोन माफ करके जो है कि आप करोड़ों का चंदा लेकर के जो है कि आप अपनी इमेज को बनाने का काम करते हैं। तो ये जनता जो है कि सब जानती है। बिल्कुल। फिलहाल समय थोड़ा कम है, इसलिए ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करना पड़ रहा है। फिलहाल आप चारों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 में किसे मिलेगी जीत, ये बड़ी बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।